हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी के हमारे सीरीज में हम पूरा कर चुके हैं हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी को और हमने शुरू कर दिया है हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी को। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और हमने शुरू कर दिया है हमारे सेकंड चैप्टर को भी। इसका आधा पार्ट हम पढ़ चुके हैं क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए हम इसे 2 पार्टीशन में पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, जैसे चैप्टर का नाम हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब सत्ता स्थापित होती है। अब कंपनी कौन सी? वही कंपनी, वही लोग जो हमारे आए थे और हमारा सब कुछ लूट के लेके चले गए। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। ये है कंपनी जो हमारे यहाँ आती है और व्यापार से साम्राज्य तक अपनी सत्ता जो है व्यापार के नाम पर आती है और अपना भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कंपनी हमारे यहाँ आती है, ये लोग यहाँ आते हैं और इनकी जो महारानी एलिजाबेथ होती है उनसे 1600 ईस्वी में एकाधिकार ले लेते हैं। एकाधिकार यानी क्या कि भाई हम व्यापार तो हम ही करेंगे, मतलब वहाँ से कोई और नहीं आ सकता, हम लूटेंगे हड़पेंगे सब कुछ हम ही करेंगे, मतलब वहाँ से कोई और व्यापारी कंपनी यहाँ नहीं आ सकती, ऐसा एकाधिकार इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ 3 गाँवों की ज़मींदारी लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग जो औरंगजेब से बिना शुल्क के व्यापार का फरमान ले लेते हैं, तो ये चीज़ बंगाल के नवाबों को नहीं अच्छी लगती है। फिर सिराजुद्दौला, उनका लड़ाई होती है, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, तो वो सभी चीज़ें हमने आधा पार्ट उसमें हमारे पार्ट 1 में पढ़ लिया है। बचा हुआ पार्ट क्या हम इसमें देखेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध जो होंगे उनके बारे में, मराठाओं से जो युद्ध होंगे उनके बारे में, फिर उसके बाद ये अपनी सेना कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में, फिर ये उनकी विलय नीति और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू किससे करेंगे, हमारे मैसूर के शासक कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से इनकी लड़ाई क्यों हो रही है वो बात अपने को समझनी है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक हैं? मैसूर। ठीक है ना। इसके साथ एक और शासक हैं हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। अब क्या होता है कि ये देखो, इंडिया में सबसे पहले ये लोग आते हैं यहाँ कलकत्ता, बंगाल में आते हैं कलकत्ता, यहाँ के एरिया पर इनका कंपनी का शासन हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि इनकी तो महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, दूसरी जगह पे भी इनको अपना शासन फैलाना है, लोगों से अपनी बात मनवानी है और लूट वो करना है, क्या अपना अधिकार जैसे करना है। तो यहाँ पे लोग मान रहे हैं, इनको प्रॉफिट हो रहा है, अब चाहिए इनको दूसरी जगह। तो क्या होगा कि यहाँ तो है अपना कौन? महाराष्ट्र, मराठी लोग यहाँ हैं। कौन है? 17वीं सेंचुरी की ये बात हो रही है। उस टाइम पर यहाँ पर कौन थे? पेशवा, बहुत ज़्यादा पावरफुल, इनसे सीधा टक्कर लेंगे नहीं। यहाँ इस जगह कौन थे? निजाम, हैदराबाद के निजाम, जो था बिल्कुल ऐसे कि भाई कभी इधर कभी उधर, खुद का कुछ ऐसा नहीं था कि एक ही तरफ था ये। उसने क्या किया, इसको डर था BIEC से और खुद की सुरक्षा के लिए यहाँ क्या था? मैसूर। तो उसने क्या किया, यहाँ एक उत्तरी सरकार नाम से जगह थी जो किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी कि भाई तुम ले लो इसे, स्वतंत्र मतलब अपने मन से बिना मांगे दे दी, और बोला कि जब मुझे ज़रूरत हो तो आप मेरी मदद कर देना। तो ये सीधे उधर चला गया, इस पर अटैक नहीं करेगी BIEC। अब यहाँ मद्रास, मद्रास में इनका BIEC की तरफ ही ये लोग, ठीक है ना। अब ये अटैक कहाँ करेंगे? मैसूर पे। इसके अलावा भी दूसरा कारण और है, ये है कि यहाँ जो है मालाबार तट, क्या है? मालाबार तट, यहाँ पर जो है व्यापार होता था
कंपनी के काली मिर्च और मसाले यहाँ से कंपनी खरीदती थी और यहाँ से व्यापार होता था इनके देश में। यहाँ से यूं हो गया, इनके देश में चीज़ें जाती थी। तो ये बात, और ये जो एरिया था, ये एरिया था टीपू सुल्तान के अंडर में, अधीन, इनके अधीन था मालाबार तट। अब क्या हुआ कि जो टीपू सुल्तान था, इनके जो संबंध थे वो फ्रांसीसी कंपनी के साथ अच्छे थे। फ्रांसीसी कंपनी के साथ संबंध अच्छे थे किसके? टीपू सुल्तान के। फ्रांस के साथ संबंध, अब संबंध अच्छे थे तो क्या हुआ कि फ्रांस की लड़ाई थी किसके साथ? BEIC के साथ। किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो फ्रांस की लड़ाई इससे है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब इनके साथ लड़ाई है तो टीपू सुल्तान इनसे क्यों बना के रखेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, यह व्यापार रोक दिया, यहाँ से व्यापार पर रोक लगा दी। अब इसने रोक लगा दी तो क्या होगा, अब युद्ध होगा। अंग्रेजों को बुरा लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हमारा व्यापार रोक दिया, हम तो ये बहुत वो है, यहाँ पर भी हमारा वो चल रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा सभ्य मानते थे ये लोग। यहाँ जो हमारे लोगों पर अत्याचार किए और चेंजेस लाने की इन्होंने कोशिश की, सब कुछ किया, तो ये लोग ऐसा बोलते थे कि भाई हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। तो इनको ये बात नहीं कमी कि भाई ऐसे कैसे हमारा व्यापार रोक दिया। तो अब क्या होगी, लड़ाई। लड़ाई कौन सी होगी? मैसूर के युद्ध होंगे अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। वो युद्ध हमें कराने के लिए डस्टर चाहिए। तो युद्ध, इससे पहले हम इसका समयकाल देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का है, वैसे पता चल जाएगा, हम युद्धों को देखेंगे तो इनके युद्ध होते हैं तब तक इनका समयकाल होता है 1761 से 1782। और जो हैदर अली है उनका है 1782 से 1799। उसमें टीपू नहीं उल्टा है ये, इसका नाम ऊपर है टीपू सुल्तान है ना, क्योंकि बाद में आता है ना, ये इसका बेटा है ना हैदर अली का, और ये हैदर अली, दोनों बाप बेटे होते हैं मैसूर के शासक। अब युद्ध होते हैं इनके एंग्लो मैसूर युद्ध, 4 युद्ध होंगे। युद्धों को अगर हम एक भी इनका युद्ध पढ़े ना तो पूरा हमारा एक वीडियो बन जाए, लेकिन अभी शॉर्ट में दिया गया है तो हम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली लड़ाई होती है इनकी 1767 से 17, क्या है ये? आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध वही युद्ध है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध हमें पढ़ने पड़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि भाई पूरा डिटेल में इनका कैसे क्या रणनीति बननी है, क्या कौन सी संधियाँ होती है, वैसे तो वही युद्ध है ये आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो 67 से 1769 तक फर्स्ट बैटल होती है। किस किस के बीच में होती है? हैदर अली और इसके बीच में अंग्रेजों के बीच। अब इसमें क्या होता है कि वो जो अंग्रेज होते हैं ना BEIC, वो क्या करते हैं, पेशवाओं पर तो अटैक करेंगे नहीं क्योंकि वो पावरफुल है, यहाँ पर अटैक करते हैं और खुद अटैक करते हैं, और मराठों से और निज़ाम से भी यहाँ अटैक करवाते हैं कि भाई वो पहले से ही कमज़ोर है तो तुम लोग उस पर अटैक करो। ऐसे पहले उनसे अटैक करवाते हैं, किस पर? मैसूर पर, हैदर अली के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये फर्स्ट बैटल हो जाती है। अब आती है सेकंड बैटल। इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। इतना तो डिटेल में दिया गया नहीं, खाली इन युद्धों का डेट दी गई है। क्या है? सेकंड बैटल होती है 80 से 1784, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मराठे पहले यहाँ अटैक कर रहे थे मैसूर के ऊपर, इस युद्ध में नहीं आए थे लेकिन पहले इन्होंने मैसूर पर अटैक किया था।
तो उनको लग रहा है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारी तरफ है, हमारी साइड है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस बीच में क्या हुआ कि ये 1780 में ये मैसूर का दूसरा युद्ध शुरू होता है ना, उससे पहले 1775 में अटैक हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के ऊपर। और ये हम कब देखेंगे, जब आंग्ल मराठा युद्ध पड़ेंगे, कब ना, ये समझो 1775, यानी कि इसके और इसके बीच में ये मराठों पर अटैक कर देते। तो मराठों को लगता है कि भाई ये तो हमें भी, हमारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, ये तो हमें लग रहा है कि भाई हमारे पर नहीं कर रहे हैं, हमें को अपना समझ रहे हैं ये लोग, लेकिन ये वहाँ अटैक कर देते। तो इस युद्ध में क्या होता है, ये दूसरा जो युद्ध होता है उसमें ये आ जाता है कि भाई हम हमारे हिंदू भाई का साथ देते हैं ना, क्यों, वो तो हमें भी नहीं, हमारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो इस युद्ध में क्या आ जाते हैं, हैदर अली इसके साथ देने के लिए आते हैं, मराठे और निज़ाम दोनों आ जाते हैं, ये अपनी तरफ इन्हें मिला लेता है। लेकिन ये युद्ध 2 पार्टीशन में होता है, क्यों, क्योंकि 1782 में हो जाती है मृत्यु, किसकी हो जाती है, हैदर अली की। इन्हें अंग्रेज नहीं मारते हैं युद्ध में, अकस्मात इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि इनको ये कंपनी अपनी तरफ वापस मिला लेती है। फिर अकेले लड़ते हैं कौन, टीपू सुल्तान 82 के बाद सीधा युद्ध में आ जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद ही जस्ट होशियारी दिखा के ये आ जाते हैं युद्ध में। ये होती है सेकंड बैटल। फिर होती है थर्ड बैटल 1790 से 1792। अब इस बैटल में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश, इसमें क्या होता है, ये किस किस के बीच में होती है, ये वाली है, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान है। और इस बैटल में कौन कौन होते हैं, टीपू प्लस अंग्रेज इस बैटल में। अब इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान का साथ नहीं देते हैं मराठे और निज़ाम, क्यों, क्योंकि जैसे ही जबरन धर्म परिवर्तित कराया था, हमें बताया हमने जब गुरु गोविंद सिंह उनको पढ़ाए, तो उस टाइप में क्या होता है कि ये टीपू जो है लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म बदलने को कहता है। तो ये बात इन्हें नहीं अच्छी लगती है और वो इनका साथ नहीं देते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाता है और उसे 3 करोड़ रुपए देने होते हैं कंपनी को। 3 करोड़ रुपए देने होते हैं। तो क्या होता है, वो दे नहीं पाता है, तो इसके 2 बेटों को गिरफ्तार, 2 बेटे गिरफ्तार। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो बुक है ना, उसमें इनका फ़ोटो है। जैसे वो उनके 2 बच्चों को ले जा रहे हैं पकड़ के, तो उसका इनके ब्रिटिश लोगों ने उसका फ़ोटो बनाया कि भाई बहुत महानता काम कर लिया, हमारे उनको टीपू सुल्तान को हरा दिया और 2 बेटों को ले जा रहे हैं। तो स्केच बनाने वाला है, पेंटिंग बनाने वाला पेंटिंग बना रहा है कि भाई हाँ वो हमारी सत्ता कितनी अच्छी है, हम तो कितने पावरफुल हैं, और ऐसी पेंटिंग बनाई है। और वो शौक था उनका ऐसा बनाने का, तो वो फ़ोटो दिया गया है, इफ़ आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर। तो ये थर्ड बैटल में ऐसा होता है। और 1799 में जो तीसरा युद्ध होता है, चौथा युद्ध होता है, उसमें तो हार ही जाते हैं हमारे टीपू सुल्तान। हार नहीं जाते हैं, हम कहेंगे उनकी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर एक शक्तिशाली शासक था, इन्होंने बहुत अपनी महानता का परिचय, वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंत में ये हार जाते हैं। एक तो इन्होंने ये सही नहीं किया धर्म परिवर्तित करवाने वाली बात, और दूसरा फिर ये कमज़ोर भी हो गए थे इतने युद्ध लड़ के, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो थोड़ा सा सिर्फ डेट्स दी गई है हमारे बुक में, हम आगे की क्लासेस में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखा हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अब बात आएगी आंग्ल मराठा युद्ध, इनकी मराठों से लड़ाई। इसको याद रख लेना है, भूलना नहीं है। फर्स्ट बैटल जो है वो 1767 से 69, फिर सेकंड वाली 1780 से 1784, 4 साल तक। फिर तीसरी 90 में आ जाएगी, 1790 से 92, और लास्ट 99। ठीक है। अब बात आती है मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई, अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर इन्होंने
यहाँ कलकत्ता बंगाल में हमारी बुक में मैप भी दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, फिर यहाँ का एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर इधर नॉर्थ में, इस तरीके से ये धीरे धीरे अपना फैलाव करते हैं। कौन? ब्रिटिश। ठीक है, तो अब ये मैसूर को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया। अब बचे पेशवा। अब एक को जीत लिया, शक्तिशाली राष्ट्र को जीत लिया, इनके पास पैसे हो गए और सैनिक हो गए, तो क्या हो गया कि इनके मन कर रहा है कि भाई इसको भी जीत लें हम, क्यों ना पेशवाओं को भी हरा दें। अब यहाँ है हमारे पेशवा मराठे, तो ये लोग आएंगे इन पर अटैक करने। अब क्या हुआ कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, मराठे हार गए 1761 में, बैटल ऑफ पानीपत है ना। थर्ड है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ कि मराठे हार गए, सदाशिवराज भाऊ होते और इनका दिल्ली पर शासन करने का सपना चूर चूर हो गया और ये फैल गए। इस लड़ाई में ये लोग अलग अलग जगह फैल गए, जैसे हमने देखा लास्ट, जिसने 7th क्लास में देखा था, पढ़ी है क्लासेस, उनको पता है। फिर ये कहाँ कहाँ फैल गए, जैसे यहाँ हमारे गुजरात में, यहाँ बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, भोसले, और इस तरीके से ये लोग फैल गए थे MH में, और इस तरीके से। तो क्या हुआ, इनके छुट्टे छुट्टे हो गए ये लोग, और अब ब्रिटिश लोगों की नज़र, अंग्रेजों की नज़र इन पर थी कि इन पर भी अपना शासन स्थापित कर ले, तो वो करेंगे अटैक्स। और इनके होते हैं इनके साथ 3 युद्ध। कौन कौन से? पहली लड़ाई जो होती है हमने उस टाइम देखा ही था, 1775 में होती है। ये कब खत्म होती है? 1782 की सालबाई संधि के साथ, सालबाई संधि। इतना ही दिया गया है बुक में हमारी। फर्स्ट बैटल, पहला युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध। बुक में तो ये भी नहीं दिया कि वो 1775 में शुरू हुआ, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए। इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 8th क्लास का चैप्टर है, तो नॉर्मल उनको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि भाई आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखा था, तो उसके बारे में आगे डिटेल में आएगा ऐसे। तो आंग्ल मराठा युद्ध, अब ये शुरू हुआ 1775 में, ठीक है। सालबाई की संधि के साथ ये खत्म हो जाता है। फिर दूसरी बैटल होती है, वो होती है 1808 में, नहीं 1803 से 1805 तक होती है ये दूसरा युद्ध, ठीक है। यहाँ दूसरा युद्ध लिख देती हूँ, दूसरा युद्ध, ठीक है। फिर तीसरा होता है, इसमें इनको खोने पड़ते हैं क्या, उड़ीसा, यमुना, दिल्ली और आगरा। देखो कितना कितना एरिया, ऊपर की साइड इधर उड़ीसा, यमुना, और ये एरियाज किन के पास आ जाते हैं? ब्रिटिश लोगों के पास, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध कब होता है? ये होता है 1870, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशवाओं 1823 तक चलता है मेनली, पेशवाओं को पूरी तरह हटा दिया, पूरी तरह हटा दिया, और ये लोग कहाँ चले गए? बिठूर। तो यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। कौन सी कहानी? महारानी लक्ष्मीबाई जो बिठूर में होती है, नाना पेशवा होते हैं। जिसने सीरियल देखा उसको पता है कि मनु होती है, उसमें नाना पेशवा होते हैं। नाना भाऊजी ने वो बोलती है, पेशवा बिठूर में रहते हैं, वो बुंदेलखंड में वो जन्मी हुई होती है, इस तरीके से। तो वो स्टोरी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। पेशवा जो है वो बिठूर में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अटैक कर देते हैं और इन्हें यहाँ से छोड़कर जाना होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा मराठों से इनकी लड़ाई। अब बात आएगी किसकी, कि ये लोग बोलेंगे कि भाई अपनी सर्वोच्चता का दावा करेंगे। उससे पहले पानी
सर्वोच्चता का दावा ये कैसे करेंगे? ऐसे कि अब क्या है कि ब्रिटिश जो शासन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स हैं और इस तरीके से, तो वो सबसे सर्वोच्च है और भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। तो इससे पहले वो जो बिठूर देखा ना हमने, बिठूर कहाँ है? वो भी हमें कानपुर यूपी के पास, ठीक है ना। वहाँ कौन चले गए? हमारे पेशवा, यूपी, यहाँ चले गए थे। और थर्ड बैटल जो मैंने बताई ना मराठों के साथ, थर्ड बैटल आंग्लो मराठा, उसका 1817 से 1819 है, ठीक है ना। 23 लिख दिया मैं भी मैंने। तो ये क्या होता है कि बिठूर हमने देख लिया कहाँ? कानपुर यूपी में। और अब हम बात क्या कर रहे थे कि ये क्या करेंगे? अपनी सर्वोच्चता का दावा करेंगे। ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है। इफ़ आप बुक देखें तो हमें ये पता रहेगा कि हम सारी चीज़ें टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सर्वोच्चता का दावा ये कैसे करेंगे? हमारे एक है गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर यहाँ रहे थे, तो उसमें से है एक लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसके जैसे एक और हेस्टिंग्स है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो कब से कब तक? 1813 से 1823 तक यहाँ पर रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि कंपनी का शासन जो है, कंपनी का शासन सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर है। और हम जो कहेंगे वो करें, हम जो हमें जो अच्छा लगा हम वो करेंगे। और हमें जैसे ये लग रहा है कि कोई रियायत तो कंपनी के हित के लिए नहीं, अहित चाहती है और कंपनी के हित में वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो हम उसे अपने अंदर मिला लेंगे। इनका ये था कि वो भारतीय राज्यों से ऊपर है, कंपनी का शासन भारतीय राज्यों से, मतलब हमारे देश में आके तुम्हारे स्टेट से भी हम लोग ऊपर हो गए, क्योंकि हम थोड़े समझदार हैं, हमें कुछ चीज़ें पता चलती है भारतीय लोगों को। ऐसा था कि भाई इन लोगों के रूल्स थे, ये लोग हमारे यहाँ अदालतें बनाएंगे, हमारे यहाँ पंचायती राज और ऐसा चल रहा था, तो इनका थोड़ा सिस्टम अच्छा था, सूट बूट पहन के ऐसे घूमना, ये सब चीज़ें। तो भाई हम तो भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। और कंपनी के हित हेतु किसी भी रियायत को अधीन किया जा सकता है। ऐसा इनका इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई कंपनी जो है वो किसी को भी अपने अधीन कर सकती है, अपने अंडर में ले सकती है। वहाँ के लोग उनके हितकारी नहीं रह रहे, उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लग रही थी, तो ऐसा इन्होंने अनाउंस कर दिया। सोचो अब ऐसा ये लोग बोल रहे हैं तो इनकी मनमर्जी करने की बात हो गई ना। तो क्या हमारे भारतीय लोग बैठे बैठे इनको हाथ जोड़ के बोल देंगे कि नहीं हाँ तुम लोग ले लो? ऐसा नहीं ना, लोग विरोध करेंगे। हमें झांसी की रानी के बारे में बताया, मंगल पांडे के बारे में बताया, हमें बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोगों के बारे में बताया जो हमारी स्वतंत्रता चाहते थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो अब क्या हुआ? इनका होगा विरोध। विरोध कौन करेगा? विरोध करेंगे झांसी की रानी भी, महारानी लक्ष्मीबाई। जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, स्वतंत्रता की क्रांति हुई, उस तरीके से वो नॉर्थ की बात है। और साउथ में एक है कर्नाटका में, वहाँ विरोध होता है इसके द्वारा, वो है विरोध, विद्रोह कह लो, वहाँ विद्रोह हो जाता है। कौन? रानी चेन्नम्मा। अब ये वर्तमान कर्नाटका में है। गांव कौन सा है, कहाँ की है ये? कित्तूर गांव की, जो कर्नाटका में है। तो इनका नाम इस तरीके का है, चेन्नम्मा, ठीक है। तो इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों से, डायरेक्ट वो किया। अब क्या हुआ? अब ये विरोध कर रही हैं उनका कि भाई नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। तो उनको क्या किया? 1824 में जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया इन लोगों ने, जेल में डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं कि यही इन्होंने ऐसा किया है,
उनका विरोध करने की कोशिश की है, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो बहुत सारे लोगों के मन में भी आएगा कि भाई उन्होंने, वो लड़की हो के उन्होंने ऐसा किया है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो और कौन आ जाएंगे? एक संघोली परिवार के कौन? रायन्ना। इन्होंने भी विरोध किया, पर इन्हें भी 1830 में फांसी दे दी गई। इनकी 1829 में मृत्यु हो जाती है। किनकी? रानी चेन्नम्मा की। 29 है ना, 30, हाँ 29 है, ठीक है। तो इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से साउथ के साइड में भी ऐसी स्टोरीज हैं। उनकी ऐसे मूर्ति घोड़े पर उनके सम्मान में उनकी मूर्ति बना रखी है। ऐसा फोटो हमारी बुक में दिया गया है। इस आप लोग सर्च करें रानी चेन्नम्मा के बारे में, तो हमें पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। साउथ की साइड है वो, ठीक है। तो ये एक हमने बात करी कि इन्होंने विरोध किया। अब बात क्या आ रही है कि ये लोग, अब इनको एक खतरा है। खतरा कहाँ से है? रूस में जो लोग हैं, रूस जो है वो संपूर्ण एशिया अपने प्रभाव में। अब रूस पूरे एशिया पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। ब्रिटिश अंग्रेज़ों पर भी वो अटैक कर सकता है, चाहे वो अंग्रेज भारत में भी हो। तो अंग्रेजों को लग रहा है डर। अब क्या, किधर से आएगा रूस? अब यहाँ अफगानिस्तान, तो क्यों नहीं अंग्रेज यहाँ पर भी अपना अधिकार कर ले, तो इनको सेफ्टी रहेगी, ये लोग इनके कंट्रोल में रहेंगे। तो वो इधर, इफ वहाँ इधर से रूस अटैक करे तो उससे वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 1738 में क्या किया? अफगानिस्तान पर अधिकार, वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब क्या हो रहा? अब ये आएंगे यहाँ, कहाँ? पंजाब में, और सिंध को भी अपने अंदर मिलाना चाहेंगे। कब? 1743 में। लेकिन सिंध को अपने में मिलाने की कोशिश कब कर रहे हैं? अब क्या होगा? सिंध पर अधिकार लिखेंगे ना, वहां है रणजीत सिंह, जो अधिकार होने नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? ये हैं तो अधिकार होने नहीं देंगे। फिर बाद में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये लोग कब आ जाते हैं? 1748 तक ये कहाँ? पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं। अच्छे से दिख जाए उसके लिए इसमें इंक भरनी पड़ेगी। तो ये देखा हमने कि पंजाब पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। 1748 नहीं है, 1749 है, ठीक है। सिंध पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रणजीत सिंह ने नहीं उसको अपने अधीन करने दिया 43 में। फिर 1749 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये पंजाब पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये तो देखा हमने कि भाई अफगानिस्तान को भी इन्होंने अपने अंदर में ले लिया कि भाई रूस का जो अटैक हो जाए उससे बचने के लिए। फिर अब बात आएगी इनकी विलय नीति। मतलब इतने दिन इनका काम चल रहा, डायरेक्ट अटैक करके, सहायक संधियां करके, युद्ध करके। अब कुछ रियासतों को ये विलय नीति नाम की एक, इसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है। व्यपगत नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी। अब ये क्या करेंगे कि इनका जो, मतलब जिस रियासत में
उत्तराधिकारी नहीं है। जैसे गोद नहीं ले सकते, गोद लेने का अधिकार था नहीं था, गोद निषेध था। और जिसका बेटा नहीं है, जैसे झांसी की रानी में भी हुआ था, हम देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, अंग्रेज़ों ने ही उसे मार दिया था। फिर उन्होंने गोद लिया तो उसको उन्होंने शासक नहीं बनने दिया। और इनका ऐसा था कि जिस रियासत में उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको अंग्रेज़ अपने अंदर मिला लेंगे। जैसे इस विलय नीति का क्या था, उत्तराधिकारी नहीं होने पर रियासत को मिला लेंगे और गोद नहीं ले सकते, गोद निषेध। गोद लिया हुआ बच्चा ऐसे नहीं है, आप किसी का बच्चा गोद लेके अपने शासन पर उसे बिठा दे तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो ये ऐसा अंग्रेजों ने विलय नीति चलाई इनकी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1748 से 1756 तक कुछ रियासतों को ये इसके इस नीति के चलते अपने में मिला लेते हैं। उसमें है, उन रियासतों का नाम है सतारा, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, फिर नागपुर और झांसी और अवध। सतारा 1748, संबलपुर 1750, उदयपुर 1752, नागपुर 1754। नागपुर के बाद और भी है, झांसी 1756 और अवध झांसी 1754 है। और अवध जो है 1756 में। अवध में क्या होता है, इन रियासतों को ये क्या करते हैं, विलय नीति के चलते अपने में मिला लेते हैं। और अवध को कैसे मिलाते हैं, बोलते हैं कुशासन। कुशासन यानी कि आपका जो राजा है, अवध का जो राजा है, शासन कुशासन के चलते आपका जो राजा है वो प्रजा के लिए सही नहीं है और वहाँ शासन अच्छे से नहीं चल रहा है और उसको वो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई वहाँ शासन अच्छा चलने चाहिए, तो उसको क्या हमारे में मिला दो, ऐसा। तो उसको वहाँ कुशासन का नाम लेके ये अवध को अपने में मिला लेते हैं। और इन रियासतों में उत्तराधिकारी, वैध उत्तराधिकारी नहीं होने पर इन रियासतों को अपने अंदर मिला लेते हैं। इतने होशियार थे लोग कि भाई नहीं, आगे उत्तराधिकारी नहीं है तो भाई हम संभाल लेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या प्रोसेस देख रहे हैं हम पूरी की भाई, कैसे विलय नीति, सहायक संधि, युद्ध वगैरह करके और ये अपना पूरा साम्राज्य यहाँ स्थापित कर रहे हैं, भारत को उपनिवेश बना रहे हैं। तो ये तो देखा हमने इनकी विलय नीति के बारे में। अब क्या बात आएगी, इनके नए शासन की स्थापना। अब नया शासन कैसे, कि हमारे यहाँ चीजें कैसी थी, जैसे इफ न्याय करना है तो पंचायत बैठेगी, जैसे कुछ लोग बैठेंगे और वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे है और न्याय हो जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके की चीज़ें थी। तो इन्होंने उन सिस्टम्स को बदला था। इनके वहाँ अदालतें वगैरह हमारे यहाँ नहीं थे पहले, ये लोग लेके थे। कुछ चीज़ें इनकी अच्छी थी, जैसे सिस्टम इनका अच्छा था, ये हमारे यहाँ लेके आए, वो ठीक था। लेकिन बिल्कुल इन्होंने अपना अधिकार ही कर लिया, भारत के लोगों को कुछ नहीं समझ रहे थे, वो बात सही नहीं थी, है ना। तो अब क्या हो रहा कि इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट है, हमारा केंद्र से जो शासन चलेगा वो स्टेट्स के ऊपर चलेगा कि भाई इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा इसमें है, और वो वहाँ अपना शासन चला रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें थी। तो इन्होंने अपना 3 स्टेट बना लिए। स्टेट नहीं कहेंगे, ये इनकी प्रेसिडेंसी है, लेकिन वो समझने के लिए है। तो इन्होंने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी। पहली तो हमें पता ही है कहाँ आ गए थे, सबसे पहले बंगाल में, कलकत्ता में। तो पहली थी कलकत्ता,
और दूसरी हमें पता है साउथ में जब चले गए थे ये लोग मद्रास। फिर तीसरी है मुंबई। मुंबई नहीं कहेंगे, उस जमाने का नाम था बम्बई, ठीक है ना। ये इनकी 3 प्रेसिडेंसी थी, इन्होंने बना रखी थी कि भाई वहाँ अलग अलग क्या होते थे गवर्नर, अलग अलग गवर्नर यहाँ शासन करते थे। गवर्नर अलग है और गवर्नर जनरल अलग है, ठीक है। इनके ऊपर होता था गवर्नर जनरल, ठीक है, ये इनके ऊपर होता था। तो इस तरीके से ये अपना शासन चला रहे थे। और क्या किया इन्होंने, न्याय व्यवस्था में चेंज लेके आए। न्याय व्यवस्था में चेंज क्या देखा हमने कि भाई हमारे यहाँ न्याय कैसे होता था, न्याय व्यवस्था इन्होंने 2 अदालतें बनाई, दीवानी और फौजदारी, और फौजदारी अदालत। अब क्या होता था, दीवानी अदालत में को पूरी तरीके से कौन संभालते थे, कलेक्टर। उस टाइम कलेक्टर का बहुत बड़ा वो था कि भाई हेड है ना, वो संभालते थे। और फौजदारी को कौन संभालते थे, काजी और मुफ्ती। ये काजी और मुफ्ती क्या है, जैसे जज होता है ना, तो काजी तो जज और मुफ्ती वो सुनवाई करेगा, ले जाएगा चीज़ों को कहने के लिए, तो इस तरीके से। और इनके ऊपर भी कौन होता था, इनको निगरानी के लिए कलेक्टर। तो इस तरीके से ये होते थे। अब इन्होंने ये न्याय व्यवस्था तो बना दी, अदालत तो बना दी, लेकिन सोचो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसमें से जो भी चीज़ें होगी कि भाई कोई कौन सी चीज़ के लिए कौन सा अनुच्छेद है ये देखेंगे, लेकिन उस टाइम पे उसका सोर्स क्या है कि भाई किसी चीज़ का न्याय करना है तो क्या देखेंगे हम, कहाँ से उनके रूल्स देखेंगे। तो उसके लिए क्या था कि भाई जैसे अलग अलग धर्मशास्त्र की संहिताएं बुक्स होती थी, तो उसमें क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई कि जैसे ऐसे देखो कि न्याय हेतु धर्मशास्त्र यानी कि ऐसी बुक्स जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि किसका जैसे अपनी पत्नी को पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करना है, सास ससुर के साथ व्यवहार कैसे करना है, नॉर्मल चीज़ें जैसे आपसी व्यवहार। तो सोचो ऐसे कोई मामला लेके आए कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो इन बुक्स के अंदर से रूल्स ढूंढे जाते थे कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। तो ऐसे न्याय होता था। तो क्या होता था कि अलग अलग धर्मशास्त्र की अलग अलग, समझ गए ना, ये बुक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो न्याय करेंगे। और ये बुक्स अलग अलग होने के कारण न्याय में समस्या, किसी बुक में क्या लिखा है एक जन बताए कि नहीं ऐसे है, और दूसरा कोई और बुक लाके बता दे कि नहीं इसमें देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम आने लग गई। फिर क्या किया इन्होंने, 1775 में 11 पंडितों को बोला कर इनको मर्ज कर दो, मतलब ये धर्मशास्त्र की इतनी जो अलग अलग बुक्स हैं उनको आप लोग मर्ज कर दो, सभी धर्मों की संहिता, इकट्ठी संहिता ऐसी बना दो। आप ऐसे बना दो कि भाई सब कुछ उसमें से ही देखा जा सके और एक चीज़ के 2 पर्सपेक्टिव ना हो, इस तरीके का आप इसको मर्ज कर दो। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा कहा और उन्होंने इसे बना दिया। अब बना दिया, लेकिन सारे लोगों को ब्रिटिश लोगों को तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए ना, उनको उनका वैसा चाहिए। तो क्या था, एक नाम है N.B. हेलहेड, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी अनुवाद किनका, उस संहिता का, किन्होंने, नाम सही से नहीं दिख रहा ना, N.B. हेलहेड, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ठीक है।
अब हिंदुओं की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मुस्लिमों के लिए भी ऐसी संहिता बनानी पड़ी ताकि वहाँ सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं होता था ना, न्याय तो सबके लिए था। तो 1778 में मुस्लिमों के लिए भी ऐसी संहिता तैयार कर दी गई। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी। कब? 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो वो समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्होंने कर दी। रेगुलेटिंग एक्ट यानी इनको जब भी कोई कानून पास करवाना होता था तो ये रेगुलेटिंग एक्ट वो चीज़ है कि भाई कोई कानून पास हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने एक अदालत, अपीलीय अदालत, क्या? सदर निजामत, इस नाम की अदालत का भी निर्माण, अदालत बना दी। ऐसी भी एक इन्होंने अदालत बना दी, सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। मुस्लिमों के लिए भी वो पूरी संहिता बना दी कि भी उनमें से देख देख के वो न्याय करेंगे। ठीक है, अभी आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन ये उनका सोर्स है, समझ गए। अब और हिंदुओं के लिए भी कर दिया, दीवानी और फौजदारी अदालतें बना दी। अब बात करेंगे हम इनकी किसके बारे में, कंपनी की फौज के बारे में। इससे पहले एक बात ध्यान रख लो कि कलेक्टर सबसे ऊपर होता था और वो क्या करता था, कलेक्टर अपना काम खुद, तो ऐसे नहीं कि भाई सबके पास ऐसे, कलेक्टर यानी वो कलेक्ट कर रहा है पैसे। ठीक है, सबसे बड़ा वो हेड होता था और ऐसे तो नहीं है कि खुद जाके भी हाँ लो दे दो पैसे, चंदा दे दो, ऐसे नहीं ना। तो इसके नीचे कौन होते थे, दरोगा, पुलिस, ये सभी। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे हम कंपनी की सेना के बारे में, कंपनी की फौज। चलो, कंपनी की फौज तो क्या हुआ, अंग्रेजों से पहले कौन थे, मुगल। तो मुगलों की सेना कैसी थी, मुगलों की सेना कैसी थी, जैसे एक तो घुड़सवार और पैदल सैनिक, जिन्हें सवार बोला था। ठीक है, घुड़सवार और पैदल सैनिक। अब इनको सबसे ज्यादा नीड किसकी होती थी, घुड़सवारों की। क्यों? क्योंकि इनको क्या सिखाया जाता था, तीरंदाजी और तलवारबाजी। क्यों? क्योंकि दूर तक ये दौड़कर जल्दी जा सके सेना में, इस तरीके से प्रहार कर सके, ऐसा इनका सिस्टम चल रहा था। लेकिन और पैदल सैनिक की इनको ज़्यादा नीड नहीं थी। क्यों? प्रशिक्षण ये सबसे ज़्यादा इनको देते थे, पैदल सैनिकों को कौन देते थे? क्यों? क्योंकि जब भी इन्हें सैनिकों की नीड होती थी तो गांव से लोग हेल्प के लिए लोगों को बुला लिया जाता था, वो आ जाते थे। मर गए इस युद्ध में तो ठीक है, नहीं मरे तो जाके वापस काम करने लग जाओ, कभी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसा इनका चल रहा था। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने चेंज लेके आए। कैसा चेंज? यूरोपीय प्रशिक्षण। यूरोपीय प्रशिक्षण यानी क्या, तो वो समझते हैं। यूरोपीय प्रशिक्षण यानी कि इनको ये कराएंगे, यूनिफॉर्म देंगे बराबर, ट्रेनिंग, ठीक है ना। ऐसा ये लोग कराने लगे, बराबर सेना में भर्ती हो रहे हैं। जैसे भर्ती हो, वैसे तो कभी भी आ जाते थे लेकिन ये लोग सेना में भर्ती करने लग गए। अब क्या हुआ, ऐसा किया इन्होंने तो ये लोग वहाँ जो लोग रहते थे, अब वो परिवार को छोड़ के आ रहे, तो इनकी जात पात से उनके साथ बुरा व्यवहार। अंग्रेज क्या करते थे, बुरा व्यवहार।
अभी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जैसे वो बंदूक आ गई थी इस टाइम पे। क्या आ गई थी? इन्हें ये बोलते क्या थे? सेना को क्या बोलते थे? सिपॉय। अब इस टाइम क्या आ गई थी? बंदूक। क्या? जिसे क्या बोला जाता था? मस्केट। ये मस्केट क्या है? ये वही मस्केट है जिस पर कारतूस लगे हुए होते थे गाय और सूअर की चर्बी के, जिन्हें खोलने पर वो अपना धर्म भ्रष्ट समझते थे और इस मंगल क्रांति हो गई थी वहाँ पर। वही ये मस्केट होती थी और मैचलॉक। तो बंदूकें आ गई थी, तो क्या होता था कि इनको खोलना पड़ता था मुंह से, और ये लोग इनके साथ बुरा बिहेवियर करते थे जात पात को लेकर इसकर। तो क्या हुआ कि फिर वो विद्रोह भड़का, इनके मन में विद्रोह की भावना थी। और वो विद्रोह कब भड़का? 1857 में विद्रोह, लोगों के मन में विद्रोह था, विद्रोह की भावना थी। तो वो उस टाइम पे दिखाई दिया जब भी वो क्रांति हुई थी। तो ये तो देखा कि भाई इन्होंने कैसे अपनी सेना में चेंजेस लेके आए, सिपोय कहने लग गए, उन्हें यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब हमारा है चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या समझा हमने? आप खुद ही बताओ क्या किया इन्होंने? व्यापार के नाम पर यहाँ आए और भारत को उपनिवेश बना लिया। अंग्रेज, सीधा सीधा ब्रिटिश BIC छोड़ो, अंग्रेज क्या किया? व्यापार के लिए आए और क्या कर दिया? उपनिवेश। भारत को उपनिवेश किसे बोलते हैं? जिसने पहला चैप्टर पढ़ा है उसको पता है। उपनिवेश यानी कोई अपना किसी दूसरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेश बना लेता है उसे अपना। उपनिवेश बना लिया। दूसरा क्या किया इन्होंने? भारत के 63% भूभाग पर अपना शासन कर लिया। भूभाग और अपना अधिकार, जो बचा हुआ भाग था ना उस पर भी इनका ही था, लेकिन अप्रत्यक्ष था। ठीक है, एक अपना अधिकार कर लिया। अब इनके क्या हुआ कि ये लोग जब आते थे ना जहाज से कैसे? हमारे भारत के इधर से होंगे, इधर होंगे, यहाँ ऐसे पहले बंगाल में ही आए थे। तो यहाँ क्या हुआ कि ये लोग जब जहाज से आते थे ना, पतवार से हाथ से चला के आते थे, तो क्या होता था? इनको 7 से 8 महीने लगते थे। अब ये कब आने लग गए? 2 या 3 सप्ताह में आने लग गए। क्यों? क्योंकि कारण भाप वाले जहाज जो पतवार से नहीं चलते थे, तो क्या हुआ? जल्दी आने लग गए। 2 या 3 वीक में ही यहाँ आने लग गए। ये तो 1 साल भर के ऑलमोस्ट टाइम हो गया ना, आधा साल समझ लो। तो जल्दी आने लगे। तो इनके मामा चाचा दादा नाना सब चलो भारत पर अपना ही शासन हो रहा है, वहाँ तो लोग हमारी बात मान रहे हैं, तो सबको लेके आने लग गए। इतनी जगह में, इतने भूभाग पर ये अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, तो ज़्यादा संख्या में यहाँ आने लग गए थे। ये कारण था भाप वाले जहाज, और अपना साम्राज्य यहाँ व्यापार के नाम पर आए थे और कंपनी की सत्ता, साम्राज्य यहाँ स्थापित हो जाता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। क्या जाना हमने चैप्टर में कि भाई एक कंपनी को लेकर यहाँ आते हैं, 3 गाँवों की ज़मींदारी लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि भाई बिना शुल्क के व्यापार करने दो हमें, और शासकों को नहीं अच्छा लगा तो उससे लड़ाइयाँ कर लेते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फिर इनको कि भाई हम सर्वोच्च हैं, हम सभ्य हैं। इन पता है क्या बोलते थे ये लोग? कि हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। ऐसा बोल के कर के, और विलय नीति ले लो, सहायक संधि नीति ले लो, इन सबको करके ये अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेते। तो बहुत पूरा चैप्टर हमारा हो गया। देख लिया हमने कैसे भी अपना शासन यहाँ स्थापित कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 के साथ। तब तक इसको अच्छे से समझना है, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।